हेलो फ्रेंड्स। तो हमने कल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ लिया था एंड इसके बाद 1781 पढ़ा था एंड 1784। तो आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इट वाज ओनली टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स। ये सिर्फ एक रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेट करने के लिए कंपनीज जो अंदर काम कर रही थी इंडिया में उसको वश में रखने के लिए, उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट कर दिया, उसको 4 मेंबर की काउंसिल दे दी कि आपसे आप ही पूरे इंडिया पे रूल करेंगे, आपका ही लेजिस्लेटिव या फिर पावर्स चलेंगे। तो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनके अंडर रख दिया गया। इससे क्या हुआ, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रख दी गई। प्राइवेट एम्प्लॉयज को या प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया गया। ब्राइब्स लेने के लिए मना किया गया इनके कंपनी के ऑफिशियल्स को। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी, इनका कंट्रोल और स्ट्रेंथन होता चला गया एंड इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठाया जो कि रिपोर्ट करेंगे रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स पे। और इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया इन 1774 जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जस्टिस होंगे। तो इसको अमेंड करने के लिए 1781 लाया गया, जिसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के जो ऑफिशियल्स होंगे इनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से दूर रखा गया या एग्जेम्प्ट कर दिया गया। और रेवेन्यू मैटर्स को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पर्सनल लॉज जो थे लोकल लोगों के उन्हीं को रिजॉल्व करेंगे, उनके मैटर्स को। एंड जो प्रोविशनल प्रोविंशियल कोर्ट से जो मैटर्स आएंगे वो सीधा सीधा गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल रिजॉल्व करेगी। मीन सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया गया एंड गवर्नर जनरल की पावर्स को बढ़ा दिया गया। अब उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, कंपनी ने जो भी टेरिटरीज एक्वायर करी गई थी उनको बोला गया था ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। इससे कि पता चले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये रूल है या ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये कंपनीज हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फुल कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स पर। इन्होंने अब कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट कर दिया। मींस कमर्शियल फंक्शन के लिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे एंड पॉलिटिकल फंक्शंस में सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी लुक करेगा एंड सारे के सारे मैटर्स रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो इसके बाद एक्ट ऑफ 1786 आया। इसमें क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल। ये आने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि ये हार चुके थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इनको यहाँ आना था, तो इसके लिए इन्होंने 2 शर्त रखी कि हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर को ओवरराइड करने के लिए लेजिस्लेशन चाहिए, मतलब रूल चाहिए, ऐसा पावर चाहिए कि हम इसको ओवरराइड कर सकें। तो पूरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो डिसीजन होगा उसको मैं अकेला ओवरराइड कर सकूं। और ऑल्सो इनको कमांडर इन चीफ बन रहा था सारी की सारी मिलिट्री अफेयर्स के लिए। ठीक है, ये भी मान के इनको भेज दिया गया। तो ये एक्ट बनाया गया सिर्फ इनके लिए, पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ऑल्सो ही वुड बी द कमांडर इन चीफ। चार्टर एक्ट 1793 आया। इसने फिर से बताया कि कंपनी के टेरिटरीज पर रूल कर रहे हैं, इनकी सोवरेनिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है। एंड इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है, ट्रेड मोनोपोली, और 20 साल के लिए बढ़ा, मतलब सिर्फ आप 20 साल तक और ट्रेड कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब आप ऐसा करो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनकी स्टाफ की जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू से ही पे करो। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों पे करेगी, क्योंकि वो रेवेन्यूज जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज ये कंपनी के इंडिया से लेते हैं रेवेन्यूज, उनसे ही इनकी सैलरी पे की जाए। एंड वीटो पावर जो इनको बताया, ओवरराइडिंग पावर्स, ये सारे फ्यूचर जनरल के लिए भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया। बट ये जो गवर्नर जनरल, ये जो कमांडर इन चीफ की जो पावर थी, ये गवर्नर जनरल से हटा दी गई। मींस अब कोई सेपरेट मेंबर होगा जो गवर्नर काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, अलग से किसी को कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा। मींस 1793 में क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ा दी गई, आप आपके एम्प्लॉयज को सैलरी इंडिया से दी जाएगी एंड वीटो पावर को एक्सटेंड कर दिया गया, ओवरराइडिंग पावर्स को, और कमांडर इन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। अब इसके बाद आता है 1813। इसमें क्या हुआ, 1813 में इनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई और बोला सिर्फ आप चाय और चाइना से व्यापार करेंगे। एंड फिर से वही चीज दोहराएगी कि ब्रिटिश क्राउन टू हैव सोवरेनिटी ओवर कंपनीज टेरिटरीज। ये बार बार बोलने से कंपनी के ऊपर दबाव बनता रहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन रख रही है।
अब इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा कि आप हमारा रिलीजन स्प्रेड करिए, हमारी एजुकेशन स्प्रेड करिए, जिससे कि लोकल लोगों को भी हमारे साथ मिलाया जा सके। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को बोला कि आप टैक्सेस लगा सकते हैं, हमें टैक्सेस से मतलब है, और आप इनको जो टैक्सेस नहीं देता उनको पनिश भी कर सकते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 में मेन ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई ट्रेड में। अब बाकी कंपनीज भी आ सकती थी और चाय और चाइना के साथ ये ट्रेड कर सकते थे। एंड ब्रिटिश क्राउन टू हैव सोवरेनिटी एंड क्रिश्चियन मिशनरीज एंड वेस्टर्न एजुकेशन मेन पॉइंट्स हैं। एंड लोकल गवर्नमेंट्स भी टैक्सेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1833। इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। मींस इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया, जो कि कौन थे पहले, विलियम बेंटिक। इनके पास सारी की सारी पावर्स होंगी। इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया की खत्म कर दी। आप बोला सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए और आप कुछ नहीं करेंगे, अब सारा का सारा विलियम बेंटिक संभालेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया तो सारी सारी लेजिस्लेटिव पावर्स पूरे इंडिया की उन्हीं को दे दी, और बॉम्बे और मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर्स बनाने से रोक दिया। तो एंटायर लेजिस्लेटिव पावर इनके पास चली गई, पूरा का पूरा कंट्रोल इनके पास चला गया। तो ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ, कैन बी सेड दैट इट वाज अ फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म करके इनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। एंड सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज की लोकल रिप्रेजेंटेशन आए, बट सिर्फ ये पेपर पर था, लोगों ने या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसका अपोज किया था। नेक्स्ट आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट है अपने आप में, बिकॉज इसने लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। अब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए तो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, बट लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए इन्होंने, पहले थे 1+4, अब इन्होंने +6 भी कर दिया। मींस 6 मेंबर्स और ऐड कर दिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि कानून बनाएंगे एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल इम्प्लीमेंट इट। तो लेजिस्लेशन को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट या सेपरेट फंक्शन माना गया गवर्नमेंट का। 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इनका काम था लेजिस्लेशन बनाना। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल लिया जाएगा, 4 लोगों को लिया जाएगा 6 लोगों में से। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के लोकल गवर्नमेंट से 4 लोगों को चुना गया। देन ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज होगा। हायर सर्विसेज के लिए इंडियंस को चुना गया। एंड मैकॉले कमेटी बनाई गई कि आप 1854 में कि आप इन पर बताइए कि हम इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इंडियंस को हमारे साथ जोड़ेंगे। इसके बाद आता है क्राउन रूल 1858 टू 1954। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।